हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो मूवर स्कीम, MOOWR स्कीम के बारे में। ऐसे तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, तो जिसको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चर को कंट्री में बढ़ाने के लिए, पर उसमें से एक मूवर स्कीम है। इसके बारे में और भी स्कीम के बारे में मैं इससे कंपैरिजन करूंगा अदर को भी, और क्योंकि ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट किया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से चलूंगा और स्लो स्लो चलूंगा, क्योंकि मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर है वो नए हैं, वो नहीं समझ पाते, और उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं डायरेक्ट ज्यादा डिटेल में जाता हूं। तो मैं आज की ये थ्योरी होगी, इसकी थ्योरी को मैं थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा और बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी मैं तो पार्ट 2 भी आपके लिए इसके लिए ला दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि जो स्कीम थी, मूवर स्कीम, किस तरीके से निकल के आई, कब जरूरत पड़ी, और बिल्कुल स्लो चलूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इंडिया की यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। इंडिया क्या क्या चाहती है, कोई भी कंट्री हो, क्या चाहती है, हमारे कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आए, तो उसी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए जो जितने भी कंट्री हैं आज के टाइम में, सबका ये पहला फंडा है। ठीक है, उसके लिए इंडिया काफी टाइम से, आप कह सकते हो आजादी के बाद से तरह तरह की, आप देख सकते हो, ये स्कीम 1, स्कीम 2, बहुत सारी स्कीम थी। मैं अभी यहाँ पे नाम आगे आपको दूंगा और भी कभी। तो आप समझो ये कोई नई बात नहीं है। वो शुरू से ही जब समझ गई थी कि हमें मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है, तो नए तरह तरह की स्कीम निकालती थी। तो उससे क्या होता था, जो एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर, उससे बेनिफिट लेता था, और बेनिफिट लेने की वजह से क्या होता था, वो और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, जिससे और ज्यादा फॉरेन करेंसी आने के चांसेस होते थे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एकदम जो सिंपल है, बिल्कुल क्लॉज वगैरह लेके नहीं चल रहा हूँ, कि आप इजिली समझ सको। यहां तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद आ गया ये भाई साहब, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने, इंडिया ने क्या किया, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब इनका काम क्या है, जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, सर्विस का ट्रेड हो रहा है, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर दे, तो इजीली टू जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो, ये रूल बनाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, हर चीज का रूल ऑफ रेगुलेशन बनाती है। तो आप यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया। तो ऐसे तो ये इंडिया देखा जाए तो उस एग्रीमेंट में बहुत कुछ है, तो मैं सब पे नहीं जाऊंगा। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सपोर्ट, यानी हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है जो कि बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा स्कीम कैसे काम करती है। तो उसमें एक चीज था कि आप प्रमोट करेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड को। कैसे प्रमोट करेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हैं, इजी टू फॉरेन वगैरह कर सकते हो। और दूसरा है ड्यूटी का क्राइटेरिया है, यानी कि जो कंट्री है, आप अलग अलग कंट्री है, कोई कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा ड्यूटी बढ़ा देंगे, कोई कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो ऐसा नहीं ना, एक एवरेज, एक बैलेंस बना के चलेंगे, तो इससे क्या होगा, हर कंट्री से एक्सपोर्ट इजिली क्या होगा, मूव हो पाएगा। उसके बाद क्या है, टैक्स फ्री कर देंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यानी कि कोई भी अगर एक्सपोर्ट करता है आपकी कंट्री से, आप मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो जो एक्सपोर्टर है उसको टैक्स फ्री कर देती है। यानी कि आप टैक्स दे और उसके बाद आप उससे टैक्स वापस कर दे, कोई भी तरीके का आपको टैक्स नहीं ले सकते। ले सकते हो, सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं लोगे, यानी कि आपको यहाँ पे कहने का मतलब है कि टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ये जायज है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट यहां पर एक क्लॉज था कि सब्सिडी और इंसेंटिव नहीं, मतलब टैक्स की बात अलग हो गई, इसके अलावा अगर आप सोचो मैं कोई सब्सिडी दे दूं, कोई इंसेंटिव दे दूं, तो ये गलत हो जाएगा। यहीं पे ही प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। हुआ क्या कि भाई साहब, जब आए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको याद होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि इंडिया की कुछ जो इंपोर्ट करता है उनके प्रोडक्ट को, उसकी ड्यूटी बड़ी हाई है। ऐसा कैसे, और हम जो उनसे इंपोर्ट करते तो ड्यूटी इतनी ज्यादा नहीं लेते हैं। तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको याद होगा ट्रेड वॉर चल रहा था एक टाइम पे, तो ड्यूटी को भी वो बढ़ा थे, चाइना के साथ भी इनका चल रहा था। अब इन्होंने क्या क्या परेशानी होगी, तो इन्होंने सारी स्कीम जो जितनी ये सारी है, सबको देखा, सबके ऊपर देखा कि कुछ ना कुछ कमियां निकालना शुरू कर दिया। तो वहां से इन्होंने देखा कि ऐसा है कि ये स्कीम से कोई फला नहीं, सारी स्कीम को उन्होंने डाल दिया कि ये कह दिया कि ये एक तरीके की सब्सिडी दे रहे, एक तरीके की इंसेंटिव दे रहे हैं एक्सपोर्टर को, जो कि इस एग्रीमेंट, जो यहाँ पर आपका मैं बात कर रहा था एग्रीमेंट का, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस एग्रीमेंट के अनुसार आप नहीं दे सकते हो। तो सब पे जो है, आप कह सकते
पे केस फाइल कर दिया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें बहुत सारी कंट्रियां इन्वॉल्व थी उस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। अब WTO ने देखा होगा तो इंडिया ने क्या जस्टिफाई किया जा रहा था, सब जस्टिफाई कर दिया, ज्यादा बात नहीं हुई। पर कुछ स्कीम में इन्होंने पाया, जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आगे चल के MEIS आ गया था, उसमें उन्होंने रोड टेप करना पड़ गया। मतलब जो स्कीम थी उसमें देखा कि कोई ऐसा ठीक है वायलेटिंग है, तो ये कहती ठीक है हम वापस कर लेते हैं अपनी स्कीम, और उसको क्या करती थी उसमें अमेंडमेंट करके नाम वगैरह चेंज कर देती थी या कोई नई स्कीम बना देती थी उससे रिलेटेड। तो इसीलिए आपका MEIS से रोड टेप बना, और भी बहुत सारी स्कीम पे इन्होंने किया। तो बाकी में सब में इन्होंने जस्टिफाई कर लिया था। कुछ स्कीम में प्रॉब्लम हो रही थी तो उधर से इन्होंने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट करके एक स्कीम, नई स्कीम बना दी, जिसे कह दिया गया मूवर स्कीम। तो यहां से मूवर स्कीम आई, यानी कि दूसरे के इंटरफेयर से कि हम ऐसी एक स्कीम बनाएंगे जिससे ये लोग कोई ऑब्जेक्शन भी ना कर पाए, और हम अपने जो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे कंट्री के, यहाँ मेन बात है मैन्युफैक्चर की, जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी बेनिफिट उठा पाए। तो ये थी इसके इतिहास। अब चलते हैं मूवर स्कीम पर। तो आपको अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है, जिसमें आपको देखोगे कस्टम वेयर हाउस होता है, प्राइवेट बाउंडेड वेयर हाउस होता है, कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस होता है, बहुत सारे तरीके के वेयर हाउसिंग की यहाँ बात हो रही है। एक तरीके का प्राइवेट और कस्टम वेयर हाउस होता है, उसमें आप देखोगे आएगा SEZ। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ मैं इसकी अभी क्या करूंगा, जो PDF फाइल सारे कन्वर्ट करके आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ज्यादा मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें डाल सकते हो, और लोगों को आसानी होगी समझने में कि बार बार उन्हें प्रॉब्लम ना होगी, तो उसके डिटेल में रख लेंगे। तो मैं PDF भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, आप देखोगे और भी स्कीम के बारे में जो इससे मिलती जुलती है। आप SEZ स्कीम थी जो 2006 में आई है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो मेरे पे जाके। और EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसे 1980 में इन्होंने फॉर्म किया था। और उसके बाद FTWZ है, EOU पे भी मैंने वीडियो बनाया है। FTWZ आई 1970 में, ये वर्ल्ड वाइड है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में ऑपरेशनल हुआ। इंडिया में करीब 3 है आई थिंक जो ऑपरेशनल है, तो उसके पे भी मैंने बनाई है। और उसके बाद अब नया आया 2019 में मूवर स्कीम। पर ये नई स्कीम नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो पुरानी स्कीम है उससे मिलती जुलती है, उनको देख के ठीक ठाक करके नया स्कीम का नाम रख दिया गया, ठीक है। EOU से काफी मिलती जुलती है, तो EOU वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो मूवर स्कीम को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी, जो सबसे इजी मुझे लगता है उस तरीके से मैं बताऊंगा, और बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन। यानी देखिए मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन, यानी अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आप तभी आप स्कीम को लीजिए, पर अदर ऑपरेशन भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अदर ऑपरेशन मतलब और भी एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो। मैन्युफैक्चर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जर्मनी है, जर्मनी से उसका रॉ मटेरियल, या आप कह सकते हो कोई मशीन है जो आपका ये प्रोडक्शन करती है आपका यहाँ पे, उसका कोई चीज या उसका कोई पार्ट इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इंपोर्ट करते हो। तो जब वो वहां से निकलता है तो आपको, ये इंडिया का पोर्ट है, आप अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी और GST देना पड़ता है। इन दोनों को देने के बाद ही आप यहाँ से कस्टम क्लियरेंस करा के, और उसको अपने वेयर हाउस है, या आप समझ लो आपका वेयर हाउस है दिल्ली में या कहीं पे भी है, इसको आप जो है यहाँ तक आपका पहुंच गया। पहुंचने के बाद आप उसको प्रोडक्शन करोगे। अब सोचो आपने ड्यूटी वगैरह दे दिया है, आपको प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है। प्रोडक्शन करने के बाद वो तैयार होगा, तैयार होने क्वालिटी चेक होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको 2 ऑप्शन होता है, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में भेज दो यानी कि लोकल सेल कर दो, या क्या है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दो यानी कि एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पर जो पुरानी स्कीम थी आप देख सकते हो, जैसे कि EOU यूनिट थी, उसमें आप डोमेस्टिक में सेल वगैरह नहीं था। SEZ स्कीम में मैंने आपको बताया हुआ था, SEZ में है पर अलग से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज है, पर वो एक तरीके का कस्टम बाउंडेड होता है। पर यहाँ पर अब मैं यहाँ बात करूंगा मूवर स्कीम कैसे अलग हो जाती है। देखिए मूवर स्कीम में क्या होता है, आपने इंपोर्ट किया, अब जैसे ही आपने इंपोर्ट किया तो यहाँ पर आपका कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ड्यूटी आप नहीं देनी पड़ेगी। GST भी आप पहले यहाँ पे अभी एग्जेम्पशन ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको पे करना पड़ेगा। GST वैसे लगता ही है मूवर स्कीम में। एक्सपोर्ट कर दो तो नॉर्मल सी बात है, वो आप रिटर्न फाइल कर लोगे, वो अलग चीज है। तो आपने सपोज कि यहाँ शिपमेंट को क्लियरेंस करा दिया और ड्यूटी नहीं दिया, शिपमेंट आपके वेयर हाउस आ गया, वेयर हाउस आने के बाद आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, ड्यूटी वगैरह भी नहीं दे रहे। अब प्रोडक्शन करने के बाद
यहाँ पर अब क्या हो गया, आपने ड्यूटी नहीं सेव की। तो नॉर्मल क्या होता है, जितने भी वेयर हाउस होती है वो कस्टम के अंडर में आती है, कस्टम बनाने पर इसमें कोई भी कस्टम ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करना है, पर कोई भी कस्टम वगैरह, देखो कस्टम का बंदा बैठेगा, अगर कस्टम बॉन्डेड हो जाएगा तो आप जानते हो खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि जो छोटे एक्सपोर्टर है उनको जो ज्यादा दिक्कत है, मैन्युफैक्चरर ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि भाई साहब बैठेंगे तो कुछ तो चाहिए इन्हें भी, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसीलिए मूवर स्कीम को निकाला, आपने यहाँ पे लाया। अभी मैं इसकी और भी बेनिफिट आपको आगे जुड़ाऊंगा, बहुत सारे बेनिफिट है, मैं कितना बताऊंगा, पर बहुत ही अच्छी स्कीम है। उसके बाद आपने इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद सपोज करिए आपने बल्ब बनाया, बल्ब बनाने के बाद आप उसको कभी भी, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हो। यहां पे आप अगर सेल करोगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपने ड्यूटी बचाई थी यहां पर, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो रॉ मटेरियल के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, वो अलग टॉपिक है, उस पर अभी मत जाइए। पर आपको जब भी आप सेल करोगे, जो भी आपने ड्यूटी बचाई थी वो देना पड़ेगा, और जो आपका जीएसटी है वो यहाँ पे आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, वो हालांकि जीएसटी आप बाहर से ले लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इस यूनिट से, एक्सपोर्ट कर सकते हो इस यूनिट से। और एक्सपोर्ट करने के बाद आप क्या है, जो आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी भी, ये जो यहाँ पर ड्यूटी थी वो नहीं देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी कस्टम बाउंडेड या कोई भी कस्टम ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इजीली ये ड्यूटी आपकी माफ हो जाएगी, आपको एग्जेम्पशन हो जाएगा उसकी जगह पे, और आपको जीएसटी भी क्लेम कर सकते हो, और आपका क्या होगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा एक तरीके से ड्यूटी टैक्सेस से बच गया। हर कोई आज ईओयू और एफटीडब्ल्यूजेड और एससीजेड में जा रहा है, पर सबका अपना अलग अलग काम है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप क्या कर सकते हो इसको, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो है डोमेस्टिक में नहीं बेच सकते, कोई ऐसा आपका नहीं ना कि एक्सपोर्ट है। अभी मैं आपको और आगे चलाता हूँ, आप प्रोसेस समझ गए ना, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से आगे का हिस्सा नेक्स्ट वीक में पोस्ट होगा। होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।